तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एग्जाम क्रैकर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एक फ्री बैच चल रहा है, जिससे आप अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप उनकी बिल्कुल अच्छी तैयारी कर सकते हो, और ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स की सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को। तो जो वैदिक सभ्यता का जो बेसिक इंट्रो था मैंने दे दिया था। मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई है। एक हमारी ऋग्वैदिक, जिसको पूर्व वैदिक बोला जाता है, जिसका काल हमारा 1500 से 1000 ईस्वी तक का रहेगा, और वैदिक सभ्यता, ठीक है। एक हमारी ऋग्वैदिक, जिसको पूर्व वैदिक भी बोला जाता है, पूर्व वैदिक भी बोला जाता है। एक हमारी इसके बाद रहेगी उत्तर वैदिक, एक हमारी ऋग्वैदिक जिसको पूर्व वैदिक भी कहा जाता है, और एक हमारी रहेगी उत्तर वैदिक, ठीक है। जो ऋग्वैदिक का काल है दोस्तों, वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, और जो हमारा उत्तर वैदिक का काल है वो हमारा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम चल के बात करेंगे हमारे ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वैदिक काल के बारे में जो हम इस वीडियो में करेंगे, ऋग्वैदिक के जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं थी, विशेषताएं थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जीवन कैसा था, और आपको पता है ऋग्वैदिक काल बना ऋग्वेद से, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जब हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ना स्टार्ट किया था, तभी आपको मैंने ये बता दिया था, जो वैदिक सभ्यता है वो वेदों की सभ्यता है। जितने भी हमारे वेद हैं, हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, सभी की रचना इसी काल में हुई, वैदिक सभ्यता के दौरान ही हुई है, ठीक है। तो आइए हम चल के बात करते हैं हमारे ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। जो ऋग्वैदिक काल है हमारा, ऋग्वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों, जो मैं पॉइंट आपको करवाने वाला हूँ, यहाँ से आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो इन पॉइंट्स को और अपने जो आप नोट्स बना रहे होंगे उनमें नोट्स कर लीजिएगा। वैसे तो आप पता नहीं, हमारे वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, हमारा चैनल न्यू है इसलिए शायद, ठीक है। लेकिन आप एक बार दोस्तों कंटेंट देखो, हमारा कंटेंट आप जो जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे या जहां से भी ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे होंगे, अगर उससे आपको प्लस कंटेंट लग रहा है, या हमारी जो ट्रिक करवाई जाती है इनको याद रखने की वो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आने वाली चीज है, तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चल के बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कुछ। सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल था, वहां पे वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों, इस काल में वर्ण व्यवस्था चरम पर थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में कैसे आई, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। एक बार आप ऐसे समझ लो, वर्ण व्यवस्था मतलब कि 4 वर्ण थे हमारे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इस वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहां पे मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है इसका, ठीक है। उसके बाद आगे चल के बात की जाए तो हमारा दूसरा है वर्ण व्यवस्था के बाद बात आती है समाज की। तो सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। समाज की सबसे
छोटी जो इकाई थी, छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। कहाँ गई? एक मिनट दोस्तों। चलो मैं मार्कर ही चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो समाज की सबसे छोटी इकाई हमारी परिवार थी। और जो परिवार होता था दोस्तों, वो परिवार पितृसत्तात्मक होता था। जो परिवार, फिर से मिल गया, परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। परिवार पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब है दोस्तों, परिवार में घर के जो बड़े होते थे उनकी चलती थी। मतलब अगर घर में पिता बड़ा है तो पिता की चलती है, अगर बड़ा भाई होता तो बड़े भाई की ज्यादा चलती थी। ठीक है, उसके बाद बात करें, तीसरे नंबर पे बात की जाए विवाह। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ना, सिर्फ ऋग्वैदिक काल में जो विवाह को, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। ठीक है, इस काल में एकमात्र विवाह को मान्यता दी गई। एकमात्र विवाह को मान्यता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चल के बात की जाए, इसके बाद नंबर 4 पे हमारा विवाह के बाद नारी के बारे में दोस्तों 2-3 पॉइंट है। नारियों को विशेष पद प्राप्त थे। नारियों को विशेष पद प्राप्त थे। नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद नंबर 2 पे नारियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद अगर आगे चल के बात की जाए, नंबर 3 पे जितने भी सामाजिक और आर्थिक जो कार्यक्रम होते थे, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बराबर की भागीदारी थी। महिलाओं की बराबर की भागीदारी थी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे। आगे चल के हम और पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, एक बार बोर्ड को रफ करने से पहले आपको मैं दोबारा आपको याद करवा देता हूँ। वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार पितृसत्तात्मक होता था, यानी परिवार में बड़े की चलती थी। उसके बाद अगर आगे चल के बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। एकमात्र विवाह को मान्यता दी गई थी। ठीक है, चौथे पॉइंट पे आगे, चौथे पॉइंट की बात की जाए तो नारियों को विशेष पद प्राप्त थे। इसी बात से आपको पता लगता है कि नारियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तीसरी अगर बात की जाए तो धार्मिक
और जितने भी आपके सामाजिक कार्यक्रमों में होते थे, महिलाओं की बराबर की भागीदारी रहती थी। इसके बाद आगे बात करेंगे हम तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम ऋग्वेद के लोगों का खान पीन। ऋग्वेद के लोगों का जो खान पान था, नंबर 5 पे खान पान, वो क्या था? तो दोस्तों ये लोग साधारण खाना खाते थे, साधारण भोजन खाते थे। अब साधारण भोजन कैसे? ये लोग फल, सब्जियां, दूध, दही, दूध और दही। दूसरा दोस्तों ये मछली व अन्य जंतुओं का मांस भी खाते थे, अन्य जंतुओं का मांस भी खाते थे। तीसरा है ये सोमरस को पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये उनका खान पान हो गया। क्या करते थे? साधारण भोजन खाते थे, फल, सब्जियां, दूध, दही, और मांस के तौर पर वो मछली व अन्य जंतुओं का मांस खाते थे। और तीसरा है वो जो सोमरस, जिसको वही सोमरस, दारू, ठीक है, सोमरस को पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे। मतलब आप कुल मिला के बोल सकते हो कि ये बहुत ही रंगीन मिजाज के आदमी थे। मछली इन्होंने खा ली, मांस खा लिया, सोमरस, दारू भी पी ली, ठीक है। उसके बाद आगे चल के बात की जाए वस्त्र या वेशभूषा। तो दोस्तों ये लोग सूती ऊनी व हिरण के खाल से बने कपड़े पहनते थे। हिरण की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट में हमने बात कर ली वेशभूषा के बारे में। आगे बात की जाए तो उनके आर्थिक जीवन के बारे में। तो इनका आर्थिक जीवन किस पर निर्भर करता था? तो इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, ठीक है, और व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करता था। व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करता था, ठीक है। अब बात की जाए आर्थिक जीवन की, हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं हम कृषि की। कृषि की बात करें तो ये लोग तिलहन फसलों का ज्यादा यूज करते थे। गेहूं, धान, उड़द, मसूर और तिल, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फसलें ये थी। और ये सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे, ठीक है। और ऋग्वेद काल में ना नहरों का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद काल में नहरों का वर्णन भी मिलता है।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका कृषि वाला पार्ट। उसके बाद अगर बात की जाए पशुपालन की, 9वें नंबर पे आता है हमारा पशुपालन। तो दोस्तों पशुपालन में ये कौन कौन से पशु पालते थे? तो ये गाय और बैल को, गाय और बैल को संपत्ति मानते थे। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उसके पास उतनी ज्यादा संपत्ति। तो गाय और बैल को ऋग्वैदिक काल के लोग संपत्ति मानते थे। ठीक है, उसके अलावा गाय और बैल के अलावा ये और जानवरों को भी पालते थे, जैसे भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, इनके बाद अगर किसी जानवर की बात की जाए तो इनसे भी इंपॉर्टेंट इनका जानवर था घोड़ा। घोड़े का विशेष महत्व होता था। घोड़े का विशेष महत्व होता था। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। खान पान में वे लोग साधारण भोजन खाते थे, फल, सब्जियां, दूध और दही। दूसरा है मछली व अन्य जंतुओं का मांस भी खाते थे। तीसरा हमारा सोमरस को पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे। उसके बाद बात की हमने वस्त्र और वेशभूषा की, तो ये लोग सूती, ऊनी और हिरण के खाल से बने वस्त्र पहनते थे। और उसके बाद बात की हमने आर्थिक जीवन की, तो इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य पर निर्भर करता था। तो कृषि के बारे में आगे चल के बात की तो क्या हुआ, ये लोग ज्यादातर तिलहन फसलें उगाते थे, गेहूं, धान, उड़द, मसूर और तिल। ठीक है, सिंचाई के लिए ये लोग वर्षा पर निर्भर करते थे। ऋग्वेद में नहरों का वर्णन भी प्रमुख रूप से मिलता है। पशुपालन की जहां तक बात की गई तो पशुपालन गाय और भैंस को, या गाय और बैल को अपनी संपत्ति मानते थे। भैंस, भेड़, बकरी भी ये लोग पालते थे और घोड़े का विशेष महत्व होता था। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे ना, उनको घोड़े का कोई ज्ञान नहीं था। घोड़े को महत्व दिया ऋग्वेद काल के लोगों ने, मतलब कि आर्यों ने घोड़े को महत्व दिया। उसके बाद आगे चल के हम बात करेंगे और पॉइंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है आपकी शिक्षा की। ठीक है, जो शिक्षा लेने के लिए आप इस चैनल पे आए हो, उस शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ये लोग शिक्षा कहां से ग्रहण करते थे? जो आर्य लोग थे, शिक्षा कहां से ग्रहण करते थे? पॉइंट नंबर आपका 10 शिक्षा। पॉइंट नंबर 10 शिक्षा। तो दोस्तों जो इनके गुरु का घर होता था वही उसी को ये विद्यालय मान लेते थे। गुरु के घर को विद्यालय, गुरु के घर को विद्यालय मान लेते थे और वहीं रहकर इनको शिक्षा दी जाती थी। गुरु के घर को विद्यालय मानते थे। ठीक है, उसी जगह पे रहकर इनको शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के बाद अगर बात की जाए इनके धार्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो ये लोग ज्यादातर जो प्राकृतिक देवी देवता हैं उनको ज्यादा मानते थे। तो प्राकृतिक देवी देवताओं की मान्यता थी। देवी देवताओं की मान्यता थी। प्राकृतिक देवी देवताओं की मान्यता थी। मान्यता थी। ऋग्वेद में 250 से ज्यादा ऋचाएं, 250 से ज्यादा जो ऋचाएं हैं इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो इंद्रदेव को ज्यादा मानते थे। इसी कारण जो ऋग्वेद में 250 से ज्यादा ऋचाएं हो केवल इंद्रदेव को समर्पित हैं।
चलिए दोस्तों, ये हमने बात कर ली मोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में जो ऋग्वेद के आर्थिक जीवन की विशेषताएं बताई जाती है। तो एक बार मैं उन सभी को रिवाइज करवा देना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से वो सेट हो जाए। उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था उनकी चरम पे थी। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद अगर बात की जाए तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को बोला गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को बोला गया है। और परिवार जो होता था हमारा पितृसत्तात्मक होता था। समाज हमारा पितृसत्तात्मक होता था। उसके बाद बात की हमने विवाह की, तो एकमात्र विवाह को मान्यता दी गई थी, ठीक है। दूसरे विवाह को ये लोग अपवाद मानते थे, अपशगुन मानते थे। उसके बाद बात की हमने नारी की, तो नारी को उच्च पद प्राप्त थे, नारियों का सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उसके बाद हमने बात की नारी के बाद हमने बात की चौथे पॉइंट की, मान लो शिक्षा की हमने बात की। तो जो गुरु का घर होता था वही इनका विद्यालय होता था, उनको वहीं पर रहकर उनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद हमने बात की इनका आर्थिक जीवन था जो किस पर निर्भर था। तो इनका आर्थिक जीवन जो था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर था। उसके बाद हमने बात की कृषि के बारे में। तो ये लोग मैंने आपको बता दिया बार बार, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ये तिलहन फसलों का ज्यादा यूज करते थे, जैसे कि गेहूं, धान, आपका गेहूं, धान, उड़द, मसूर और तिल। उसके बाद सिंचाई के लिए ऋग्वैदिक काल के लोग वर्षा के जल पर निर्भर करते थे। लेकिन नहरों का वर्णन भी ऋग्वैदिक काल में प्रमुखता से मिलता है। उसके बाद हम कृषि की बात करें तो कृषि की हो गई हमारी। पशुपालन की बात करें तो ये लोग गाय और बैल को अपनी संपत्ति मानते थे। और इस गाय बैल के अलावा ये लोग भैंस, भेड़, बकरी आदि भी पालते थे। और घोड़े का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था, लेकिन ऋग्वेद के जो आर्य थे वो घोड़े को अपना प्रमुख विशेष पशु मानते थे। युद्धों में भी घोड़ा का यूज किया जाता था। उसके बाद हमने बात की धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन को हमने बताया ये प्राकृतिक देवी देवताओं की मान्यता थी। ऋग्वेद में 250 से ज्यादा जो ऋचाएं है ना वो सिर्फ इंद्र देव को समर्पित हैं। उसके बाद एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, चलो उसमें आपको वर्ड्स में करवा देंगे, कोई नहीं। अब हम कुछ वर्ड्स इनके प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो शब्द हमें ऋग्वैदिक काल से मिलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये शब्द बता रहा हूं, ये कई बार एसएससी ने और एचएससी ने भी पूछ रखे हैं, तो आप इनको अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द, चलिए ठीक है। जो समाज का, गांव का मुखिया होता था, सबसे पहले गांव का जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उसको ये लोग ग्रामीणी बोलते थे। गांव के मुखिया को ये लोग ग्रामीणी बोलते थे। दूसरा है हमारा व्यापारी के लिए ये लोग वणिक मीन्स आपको पता होगा बनिया, वणिक मीन्स बनिया। व्यापारी को ये लोग वणिक बोलते थे। तीसरा है हमारा उर्वरा। दोस्तों ये हमारा 2014 के जो एसएससी के एग्जाम में था उसमें पूछा गया था। उर्वरा मतलब जुटे हुए खेत को उर्वरा बोला जाता था, ठीक है। चौथा है हमारा, अब खेत जोतने के लिए हल भी चाहिए होगा, तो हल को बोलते थे ये लोग बोलते थे वृषि। पांचवा है हमारा ब्रिक, हल चलाने के लिए बैल भी चाहिए होगा, तो ब्रिक बैल। छठा है हमारा सीता, जो हल चलाते समय जो उसमें खेत में जो नालियां सी बन जाती हैं उनको सीता बोला जाता है, जुते हुए खेत की नालियां।
जुते हुए खेत की नाली। ठीक है। और दोस्तों हल को ना एक लांगल भी बोला जाता था, तो आप ये ऋग्वैदिक काल में लांगल भी बोला जाता था, ये भी साथ में पढ़ लीजिएगा। हल को लांगल भी बोला जाता था, बृक को बैल, सीता जुते हुए खेत, और कुवत नाम से ही पता चल रहा है कुआं, कुआं। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे हमारे, ये हमने महत्वपूर्ण शब्द पढ़ लिए। गांव का मुखिया होता था हमारा ग्रामीणी, व्यापारी को ये लोग वणिक बोलते थे। तीसरा उर्वरा जुते हुए खेत को, और चौथा हमने पढ़ा वृषि, हल को बोलते थे और लांगल भी बोला जाता था। पांचवा हमने पढ़ा वृक, बैल। छठा हमने पढ़ा सीता, जुते हुए खेत की नालियां जो होती थी। और सातवां हमने पढ़ा कुवत, कुआं। अब दोस्तों हम आगे चल के बात करेंगे। आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया कि 4 वेदों पर आधारित थी और इन सब का पिता, चारों वेदों का पिता या सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो हमारा ऋग्वेद रहेगा। तो ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला और बार बार फिर से बोल रहा हूं, हमारा ये बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंप्लीट बैच करवाएंगे हम आपको, और आपको कंटेंट औरों से बेहतर मिले तो ही आप हमारी वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए ऋग्वेद 4 वेद हैं हमारे ऋग्वेद। उसके बाद हमारा सामवेद, यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो हमारा ऋग्वेद रहेगा। सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो हमारा ऋग्वेद रहेगा। और सबसे आखिरी में जो वेद रचना में आया, सबसे आखिर में जिस वेद की रचना हुई, सबसे आखिर में जिस वेद की रचना हुई वो हमारा अथर्ववेद रहेगा। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है जिसका नाम है आयुर्वेद। दोस्तों वेद हमारे 4 ही रहेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, लेकिन ये वेदों की श्रेणी में नहीं आता, ये चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद हमारा चिकित्सा से संबंधित है। और आयुर्वेद की रचना का जो श्रेय है हमारा वो धन्वंतरी जी को जाता है। धन्वंतरी, ये हमारा धन्वंतरी जी को जाता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर हमारे 10 मंडल रहेंगे, 10 मंडल रहेंगे। उसके बाद 1028 सूक्त रहेंगे, 1028 सूक्त रहेंगे। और लगभग 10,462 ऋचाएं, 10,462 ऋचाएं। और जहां तक दोस्तों ऋचाओं की बात है, ये डाटा आपको अलग अलग बुक्स में कुछ ऊपर नीचे मिल सकता है, तो आप मान के चलो कि लगभग 10,500 के पास ऋचाएं मिलती हैं। और ऋचाओं को ना, जो ये ऋचाएं हैं, ऋचाओं को ना खिल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खिल। क्या बोला जाता था? ऋचाओं को खिल बोला जाता था। और जो ऋचाओं को पढ़ता था ना, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? ऋचाओं को पढ़ने वाला, ऋचाओं को पढ़ने वाला होत्री। ऋचाओं को पढ़ने वाला कौन होता था? होत्री। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता था? होत्री बोला जाता था। और दोस्तों इन वेदों को पढ़ने के लिए भी 6 वेदांग बनाए गए थे, उसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम 10 मंडल के बारे में करते हैं, किसकी रचना किसने की, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन उठाता है। तो हम 10 मंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। 4 वेद हमारे ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराने अगर वेद की बात की जाए तो हमारा सबसे प्राचीन वेद रहेगा ऋग्वेद। सबसे आखिर में जिस वेद की रचना हुई वो रहेगा हमारा अथर्ववेद। ऋग्वेद का एक उपवेद है जो वेदों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ऋग्वेद का उपवेद जरूर है। इसकी रचना चिकित्सा संबंधित है। आयुर्वेद हमारा, इसकी रचना हमारे धन्वंतरी जी ने की थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ये आप लगभग 10,500 के आसपास मान सकते हो। और ऋचा को बोला जाता है खिल। ऋचा को पढ़ने वाला होता है हमारा होत्री। अब हम बात करेंगे 10 मंडल की। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद के मंडल की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले मंडल की बात की जाए तो प्रथम मंडल है जो उसका प्रथम। तो इस मंडल की रचना अनेक ऋषियों ने मिलकर की थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक ना ये क्वेश्चन आया है, आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। अनेक ऋषियों ने इसकी रचना मिलकर की है। जो पहला मंडल है इसका, उसकी रचना। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात की जाए जो इसका दूसरा मंडल है, दूसरे मंडल की रचना ऋषि गौतम्य जी ने की है। ऋषि गौतम्य ने की है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं मिली कि जो आपको बताई जा सके। इतना इंपॉर्टेंट ये मंडल भी नहीं रहेगा। तीसरा मंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से कई बार हमारे जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एजेंसियां हैं उन्होंने इसमें से क्वेश्चन उठाया है। तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल की जो रचना है उसका श्रेय ऋषि विश्वामित्र जी को जाता है। ऋषि विश्वामित्र जी को जाता है। और ऋषि विश्वामित्र जी के इस तीसरे मंडल में ही हमारे जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र, वो तीसरे मंडल में ही मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। और ये मंत्र, ये जो हमारा गायत्री मंत्र रहेगा, ये सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित है। ये हमारा मंडल सूर्य देव को समर्पित है। चौथे की बात की जाए, जो हमारा चौथा मंडल रहेगा, चौथे मंडल की अगर आगे चल के हम बात करें तो चौथे मंडल की रचना हमारे वामदेव ने की थी। ऋषि वामदेव ने की थी। उसके बाद जो हमारा पांचवा मंडल रहेगा, जो हमारा पंचम या पांचवा मंडल रहेगा, उसकी रचना ऋषि अत्रि जी ने की थी। ऋषि अत्रि जी ने की थी। उसके बाद अगर छठे मंडल की बात की जाए, जो आपका छठा मंडल था, उसकी रचना बात की जाए तो ऋषि भारद्वाज जी ने की थी। ऋषि भारद्वाज। सातवां मंडल रहेगा हमारा, सातवां मंडल रहेगा हमारा ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ऋषि वशिष्ठ ने इसकी रचना की थी। और आपको एक अपने जब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो एक दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। वो सातवें मंडल में, ऋग्वेद के सातवें मंडल में उसका प्रमुखता से वर्णन किया गया है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, इसमें लिख लो आप एक बार। दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दासराज युद्ध, दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। और दासराज का नाम क्यों पड़ा? एक राजा सुदास जो उत्तर भारत, एक राजा सुदास थे जो उत्तर भारत पर कब्जा करना चाहते थे। उनका साथ दिया हमारे ऋषि वशिष्ठ ने, उनका साथ दिया हमारे वशिष्ठ ने। और इसके विपरीत युद्ध कौन लड़ रहा था? तो वो 10 राजा मिलकर लड़ रहे थे। 10 राजा मिलकर ये युद्ध लड़ रहे थे। और इनकी तरफ से किस ऋषि ने साथ दिया? तो विश्वामित्र ऋषि ने साथ दिया था। ठीक है, इस युद्ध को जीत लिया हमारे 10 राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हमारे सुदास जी ने। और ये इस युद्ध का नाम पड़ा दासराज युद्ध। और पूरे जो उत्तर भारत पर अपना विस्तार फिर आर्य बढ़ाते चले गए। और बाद में ये कल मैं पिछली वीडियो में आपको जिक्र कर चुका हूं,
बाद में यही जो एरिया था ये आर्यव्रत कहलाया। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो आठवां मंडल है हमारा, तो आठवें मंडल की रचना दो ऋषियों ने की थी, कणव व अंगिरा ऋषि। ठीक है, उसके बाद नौवें मंडल की रचना और 10वां मंडल। तो इन दोनों की रचना अनेक ऋषियों ने मिलकर की है। इसलिए इनका भी नाम नहीं पूछा जा सकता कि इनके रचनाकार कौन है, तो इनकी रचना भी अनेक ऋषियों ने मिलकर की है। अब नौवें मंडल में एक प्रमुखता से कि सोमदेव का वर्णन मिलता है, आप इसको याद रख लेना। नौवें मंडल में सोमदेव का वर्णन मिलता है। और जहां तक बात की जाए, मैंने आपको जब मैं ऋग्वेद की महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ा रहा था तो मैंने वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया था। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, जिसमें कहा गया था कि एक परम पुरुष, जिसमें कहा गया था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया था कि परम पुरुष के जो मुंह से निकले वो हमारे ब्राह्मण, जो भुजाओं से निकले वो क्षत्रिय कहलाए। तीसरा, जो जंघाओं से निकले वो वैश्य, और जो उनके चरणों से निकले वो शूद्र कहलाए। ये वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों। और मैं ऋग्वेद के मंडल पढ़ा दिए आपको। प्रथम मंडल अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है। दूसरा मंडल हमारा गृतम्य ऋषि ने लिखा है। तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने लिखा, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्यदेव को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव ऋषि ने लिखा है। पांचवा मंडल हमारा अत्रि जी ने लिखा है। छठा मंडल हमारा भारद्वाज ऋषि ने लिखा है। सातवां मंडल हमारा वशिष्ठ जी ने लिखा है, जिसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। 8वां मंडल हमारा कणव और अंगिरा दो ऋषियों ने मिलकर लिखा है। 9वां मंडल और 10वां मंडल की बात की जाए तो ये मंडल भी अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखे हैं। तो 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों प्लीज आपको बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।